मैं शिरीष। आज हम शिक्षा सत्याग्रह के फेसबुक पेज से लाइव कर रहे हैं और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि शिक्षा सत्याग्रह क्या है। और इसके लिए आज हमारे साथ गौरव है, तो हम आज उन्हीं से शुरू करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि गौरव अपना थोड़ा परिचय दें। तो मेरा नाम गौरव है। मैं अग्रणी नाम की एक संस्था चलाता हूँ। मतलब चलाता क्या हूँ, संस्था के साथ काम करता हूँ। और हम लोग शिक्षा के विषय पे पिछले 8 सालों से लगभग काम कर रहे हैं। और इन 8 सालों में सरकारी आंगनवाड़ियों में भी काम किया है, सरकारी विद्यालयों के साथ भी काम किया है। और एक हमारा अपना विद्यालय है जो जिसको हम एक सामुदायिक विद्यालय की तरह इमेजिन करते हैं। और पिछले 4-5 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा विद्यालय तैयार कर पाएँ जहाँ बच्चे और पेरेंट्स और जो शिक्षक हैं वो सब मिलकर के डिसीजन मेकिंग में अपनी जगह बनाएं और एक विद्यालय चला पाएँ। जैसा कि गौरव ने बताया कि मैं जितना समझ पाया कि आपका शिक्षा पे काफ़ी दिनों से काफ़ी अनुभव काफ़ी लंबा रहा है। पर गौरव, अभी आप जैसे बात कर रहे हैं शिक्षा सत्याग्रह की, तो हमारे दर्शक यार हम लोग जानना चाहेंगे पहले कि असल में शिक्षा सत्याग्रह ये है क्या। आप इसके बारे में अगर थोड़ा बता पाएँ हमें, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि असल में ये क्या है। देखिए, शिक्षा सत्याग्रह एक अटेम्प्ट है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि क्या हम देश में शिक्षा पे एक जन आंदोलन तैयार कर सकते हैं क्या। देश में बहुत सारे आंदोलन हैं और हुए हैं, जिसमें किसानों के मुद्दों को लेकर, पानी के मुद्दों को लेकर, आरक्षण के मुद्दों को लेकर, और ऐसे बहुत सारे विषयों पर हमारे देश में आंदोलन होते रहे। लेकिन एक जो बहुत ज़रूरी बात है समझने के लिए, वो ये है कि आंदोलनों से क्या होता है। तो आंदोलनों से कोई भी मुद्दा जो है वो एक जन चर्चा का विषय बनता है। जैसे पिछले 4-5 सालों में, 6 सालों में हम देख रहे हैं कि किसानों के मुद्दों पे बहुत आंदोलन हुए, और इसलिए अब जो भी सरकारें आती हैं वो अपने आप को किसान हितैषी दिखाने के लिए पूरी कोशिश करती हैं। चाहे वो यूपी में नई सरकार आई हो या अन्य राज्यों में जो भी आते हैं, तो वो पहले आके किसान कर्ज माफ़ी की घोषणा करेंगे। इस तरीके की प्रयास करते हैं जिससे ये समझ में आए, ये दिखाई दे लोगों को कि ये जो सरकारें हैं ये किसान हितैषी सरकार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब जो कृषि का जो मुद्दा है वो अब धीरे धीरे देश में एक जन चर्चा का विषय बन गया है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। ऐसा पहले नहीं था, और अगर ऐसा होता तो शायद देश में कभी इतनी किसान आत्महत्याएं नहीं होती। लेकिन शिक्षा जो एक मौलिक अधिकार है हर नागरिक का हमारे देश में, वो आज भी हमारे देश के अंदर एक जन चर्चा का विषय नहीं है, एक मुद्दा नहीं है। ना वो राजनीतिक मुद्दा है और ना वो सामाजिक मुद्दा है। लोगों में व्यक्तिगत रूप से तो अब धीरे धीरे चेतना आ गई। अब हमें ये देखने मिलता है कि लोग कम से कम अपने बच्चों को तो पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कोई सामुदायिक चेतना नहीं है इस बात को लेकर। और क्योंकि कोई सामुदायिक चेतना नहीं है, इसीलिए सरकारों की कोई लोकतांत्रिक जवाबदेही नहीं बनती इस पे। यानी सरकारें वादा तो करती हैं कि हम स्कूल खोलेंगे नए, या हम शिक्षा का बजट बढ़ाएंगे, या फिर हम कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को रेगुलर कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। और लगातार पिछले कई सालों से अगर आप देखोगे तो हर सरकार ने शिक्षा का बजट कम किया है। और देखते देखते पिछले 5-10 सालों में बहुत बड़े व्यापक स्तर पे हमारे देश में शिक्षा का निजीकरण बढ़ा है। तो निजीकरण एक बात है, लेकिन निजीकरण के साथ शिक्षा का व्यापारीकरण बढ़ा है, व्यवसायीकरण बढ़ा है। और धीरे धीरे एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, वो एक अधिकार की बजाय वो एक कमोडिटी बन गई है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, वो एक राइट ना होके, वो एक अधिकार ना होके, एक वस्तु की तरह, एक कमोडिटी की तरह पेश की जा रही है। और अगर हम ऐसा करेंगे
तो कमोडिटी का तो बाजार होता है, अधिकारों का संघर्ष होता है। अगर हमें अधिकार चाहिए तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा। अधिकारों के लिए समुदायों ने, समाजों ने दुनिया में संघर्ष किया है। लेकिन कमोडिटी जो है, अगर आप बोलोगे कि शिक्षा एक वस्तु है तो उसका बाजार होता है, तो बाजार की दुकानें होती हैं बाजार में। वही हमें देखने मिलता है कि आज हम छोटे शहरों में, गांव में भी हम देखते हैं कि लोगों ने प्राइवेट स्कूल खोल लिए हैं और वहाँ पे कांच लगा दिया है, और ना शिक्षकों का पता है, ना टीचर ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था है, ना बच्चों के लिए इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ नहीं है। लेकिन सारी की पूरी व्यवस्था जो है ये लगी हुई है बच्चों का भविष्य बर्बाद करना। तो ये समय है, और इस वक्त हमें एक बहुत उम्मीद दिखती है। वो इसलिए क्योंकि देश में एक बहुत बड़े स्तर पे युवा लोग हैं, एक बड़ा युवा वर्ग है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। बहुत सारे लोग हम देखते हैं जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ करके और एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। तो वो लोग हैं, बहुत बड़ा टीचर्स, यंग टीचर्स का वर्ग है। बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश में यंग टीचर्स हैं, जो चाहे कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हों, चाहे गेस्ट टीचर्स हों, लेकिन वो यंग टीचर्स हैं, वो यंग नए लोग हैं, टीचर्स हैं, वो चाहते हैं कि शिक्षा ठीक हो। बहुत बड़े व्यापक पैमाने पे पेरेंट्स हैं जो परेशान हैं, या तो प्राइवेट स्कूलों से परेशान हैं जो उन्हें लूट रहे हैं, और या तो फिर इस बात से परेशान हैं कि उनके गांव में सरकारी स्कूल काम नहीं कर रहा। तो ये शिक्षा सत्याग्रह एक ऐसा प्रयास है कि हम इन सारे वर्गों को इकट्ठा कर सकें और एक बड़ी राजनीतिक ताकत बना सकें। जब मैं कह रहा हूँ राजनीतिक, तो मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जनता की राजनीतिक ताकत, जो कि विमर्श से तैयार होगी, जो तैयार होगी शिक्षा को राजनीतिक मुद्दा बनाने से, ताकि सारे राजनीतिक दल और सारी सरकारें इस बात के लिए बाध्य हों कि वो शिक्षा पे काम करें, शिक्षा पे उचित वादे करें, और उन्हें जब सरकार बने तो पूरा करें। यहाँ पे गौरव ने काफ़ी इसको काफ़ी स्पष्ट करने की कोशिश करी, और हमें लगता है काफ़ी कुछ समझ में भी आया है। पर गौरव, यहाँ पे जैसे आपने बात किया कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये एक जन आंदोलन के तौर पे ये निकल के आए। जैसा आपने ऐसे बताया, इसके हिसाब से लगता है कि ये एक आंदोलन तो है, पर इसको एक आंदोलन का रूप, असल रूप देना और लोगों तक पहुंचना, कि ये एक प्रकार से जो आंदोलन सिर्फ एक आंदोलन न रह जाए, ये एक जन आंदोलन बन पाए, तो ये कैसे संभव हो सकता है? ये आप थोड़ा अगर बता पाएँ तो ये जो आपका प्रश्न है कि ये कैसे संभव हो सकता है, इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न ये भी है कि अभी तक क्यों नहीं हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो बहुत सारे लोग हम जब मैं क्योंकि ये देखा गया है कि इसके पहले काफ़ी ऐसे आंदोलन हुए हैं जो कि भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं या फिर कृषि से जुड़े रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं देखा गया कि शिक्षा का आंदोलन निकल के आए, शिक्षा का जन आंदोलन निकल के आए, क्योंकि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो गौरव कंटिन्यू करें। तो ये क्यों नहीं हुआ, इस पे जब हम लोग, मैं और मेरे साथी जो हैं, हम लोगों ने इसको समझने की कोशिश की, तो कुछ हम ऐसे लोगों से भी मिले जिन्होंने पहले ऐसे प्रयास किए हैं, और उनका या कुछ अनुभवी शिक्षाविदों से जब चर्चा हुई तो उनका कहना यह है कि इसके दो कारण हैं। एक तो शिक्षा राजनीतिक मुद्दा इसलिए नहीं क्योंकि बच्चे वोट नहीं देते, तो ये उन लोगों से, इसके जो डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं, जो सीधे लोग जिनको इससे फ़ायदा होता है शिक्षा व्यवस्था से, वो लोग वोटर नहीं है। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि शिक्षा जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिससे, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसका आउटकम जो है, इसके रिजल्ट जो हैं वो आपको बहुत लॉन्ग टर्म में मिलते हैं। यानी अगर मैं बोलूं कि हमारे मोहल्ले में नल नहीं आ रहा है या पानी नहीं है, आओ हम आंदोलन करेंगे, तो हमने आंदोलन किया और पानी आ गया, या तो नल आ गया या टैंकर आ गया, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। या हमने कहा कि हाँ आंदोलन खत्म, या हमने कहा कि हमें मुआवजा चाहिए किसानों को, तो हम लोग इकट्ठे हुए, हम लोगों ने चक्का जाम किया या आंदोलन किया, जो भी किया, उसके बाद सरकारों ने या जो भी उचित अधिकारी वर्ग हैं, मंत्री हैं, उन्होंने कहा ठीक है, सैंक्शन हो गया, बजट सैंक्शन हो गया, मुआवजा मिल गया। तो सीधा आउटकम है इसका। लेकिन एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसका आउटकम बहुत लॉन्ग टर्म है। मतलब आज अगर हम शिक्षा व्यवस्था पे काम करना, उस पे आंदोलन करना शुरू करेंगे, तो शायद उसका आउटकम हमें अगली जनरेशन में देखने को मिलेगा। तो ये एक बात है। लेकिन
हमारा एक और अनुभव है, वो ये है कि अब ऐसा रहा नहीं। पहले लोगों में शिक्षा को लेकर के चेतना की सच में कमी थी हमारे देश में, समाज में। हमें आपको याद होगा, हमने ऐसे टीवी एड्स देखे हैं जहाँ पे दूरदर्शन में ऐड आता था कि एक दीदी गांव में जाती थी और वो लोगों को समझाती थी कि बच्चों को स्कूल भेजो, स्कूल भेजना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब ये स्थिति नहीं है। अब हम ऐसे उदाहरण देखते हैं, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ आसपास हम लोग ऐसे उदाहरण देखते हैं कि लोग गांव से शहर माइग्रेट हुए हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और ये स्थिति सिर्फ ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में भी आपको मिलेगा। आपको दिल्ली, बंबई में भी ऐसे उदाहरण मिलेंगे। आप लोगों से पूछोगे कि यार आपका ऑफिस इतना दूर है, आप यहाँ क्यों रहते हैं, तो बोलते कि हमारे बच्चों का स्कूल यहाँ से पास है, भले ही वो वहाँ ज्यादा किराया दे रहे हैं। तो मिडिल क्लास भी इसकी विक्टिम है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक व्यक्तिगत चेतना तो है, एक तरह का एक पर्सनल अवेयरनेस तो है लोगों में अब एजुकेशन को लेकर के। लेकिन बड़ा चैलेंज ये है कि क्या हम इस व्यक्तिगत चेतना को इकट्ठा करके एक सामुदायिक चेतना बना सकते हैं क्या? यानी लोग पर्सनली तो अवेयर हैं, पर क्या ये कम्युनिटी अवेयरनेस बन सकती है क्या? और मुझे लगता है कि बन सकती है। अब इसकी उम्मीद दिखती है। शायद हम ये 10 साल पहले प्रयास करते तो ये आंदोलन नहीं बनता। वो इसलिए क्योंकि हमें पहले जाके लोगों को ये बोलना पड़ता कि भाई बच्चों को स्कूल भेजो। लेकिन अब लोगों को इस बात का विश्वास है कि शिक्षा ही वो रास्ता है, वो पासपोर्ट है जहां जो उनको गरीबी से मुक्ति दिलाएगा। और इसीलिए लोग चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, उनके बच्चे पढ़ें। जी, तो मैं ये कह रहा था कि विशेष तौर पे जो बहुजन वर्ग है, और जब मैं कह रहा हूं बहुजन वर्ग यानी देश का ग्रामीण वर्ग, देश का एससी वर्ग, ट्राइबल वर्ग और जो शहरी गरीब है, वो ये सबसे ज़्यादा इस बात का ना सिर्फ विक्टिम है कि शिक्षा व्यवस्था बर्बाद है, बल्कि ये वो वर्ग है जिसके मन में अब ये भावना बैठ गई है कि शिक्षा ही वो चाबी है, शिक्षा ही वो पासपोर्ट है जो उनके बच्चों को गरीबी से मुक्ति दिलाने वाला है। और इसीलिए अब वो समय है कि, क्योंकि हम इसे बहुजन वर्ग कह रहे हैं, बहुजन यानी हम कह रहे हैं कि ये मेजॉरिटी है, तो ये जो पूरी मेजॉरिटी है इसे साथ में आना पड़ेगा और इस मेजॉरिटी को अपने आप को एक पॉलिटिकल पावर भी बताना पड़ेगा, और तभी ये बात आगे बढ़ेगी। गौरव जैसा कह रहे हैं कि ये बात तभी आगे बढ़ेगी, जैसे मुझे लगता है कि शिक्षा ही उसका एक रास्ता हो सकता है जो बदलाव ला सकती है और इस यात्रा को आगे ले जा सकती है। तो गौरव को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करी, और हमारे दर्शक को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस फेसबुक लाइव को देखा, और हम उनके लिए और आगे इसी विषय पे अलग अलग लोगों से बात करते रहेंगे जिससे और समझ बेहतर हो और कुछ बदलाव हो सके। ओके, धन्यवाद।